नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में क्या होगा, इसमें खास तौर से दिलचस्पी रह गई है। मिजोरम में त्रिशंकु, तेलंगाना में बीजेपी तीसरे नंबर पर और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस चुनाव निकाल रही है, तो वहाँ ज़्यादा दिलचस्पी बची नहीं है। तेलंगाना में कांग्रेस के लिहाज से दिलचस्पी बची है कि वो चुनाव जीत पाएगी या बिल्कुल किनारे पर आकर नाव डूब जाएगी। अब राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात है, दोनों जगह चुनाव बिल्कुल फंसा हुआ है और हर दूसरे तीसरे दिन चुनाव कुछ एक नाटकीय मोड़ लेता हुआ दिखता है। जैसे शुरुआत करते हैं, चलिए राजस्थान से। राजस्थान में अचानक एक नाटकीय मोड़ आया है कि राहुल गांधी, डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत, इनके पोस्टर लगते थे। ईडी पर छापा पड़ा, ईडी का छापा पड़ा डोटासरा पर, प्रदेश अध्यक्ष पर, तो उनका पोस्टर गायब हो गया और एक नया पोस्टर आ गया है। क्या ये नया पोस्टर, एक नई तस्वीर कांग्रेस की तकदीर बदल सकती है? ये नया पोस्टर है जिसमें अशोक गहलोत और सचिन पायलट, सिर्फ दो लोग हैं, सचिन पायलट और अशोक गहलोत। और फिर ये कहा जा रहा है कि दोनों चुनावी सभाओं में भी एक साथ संबोधित करते हुए नजर आएंगे, तो ये बड़ा दिलचस्प नजारा होगा। पिछले 6 महीने में चुनाव बदला है। पिछले 6-8 महीने में कांग्रेस 20-25 से बढ़कर 75-80 तक पहुंचती हुई दिख रही है और बीजेपी 140 से घटकर 110 तक आती हुई दिख रही है। तो इसकी बड़ी वजह क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं कि अशोक गहलोत की सामाजिक सुरक्षा की नीतियां हैं, लेकिन एबीपी सी वोटर का सर्वे इशारा कर रहा है कि राहुल गांधी के कहने पर, मल्लिकार्जुन खड़गे की एडवाइस पर जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में समझौता हुआ, दोस्ती हुई, उसके कारण कांग्रेस की वापसी के आसार नजर आ रहे हैं। आसार की बात कर रहा हूं मैं, तो अपने आप में ये दिलचस्प है। जहां तक अब टिकट वितरण का काम हो चुका, चुनाव प्रचार चरम पर है और अब दिख रहा है कि सोशल इंजीनियरिंग के मामले में अशोक गहलोत कहीं कहीं थोड़े से भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चुनाव जीत जाएंगे, इसका मतलब ये भी नहीं है कि उनके विधायकों के प्रति एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो जाएगी, इसका मतलब ये भी नहीं है कि 7 गारंटियों पर जो इतना जोर दे रहे हैं, 7 गारंटियां विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी पर भारी पड़ेगी। लेकिन परसेप्शन जो एक बनाया जाता है, एक नैरेटिव सेट किया जाता है, एक छवि का निर्माण किया जाता है, उस लिहाज से अशोक गहलोत का और कांग्रेस का चुनाव अभियान बीजेपी से थोड़ा आगे दिखाई देता है। बीजेपी का अभियान थोड़ा बिखरा हुआ है। वसुंधरा की नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है और जैसा कांग्रेस में एक नाटकीय परिवर्तन आया कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों की तस्वीरें एक पोस्टर में, तो क्या अगले कुछ दिनों में, 2-3 दिनों में बीजेपी खेमे से भी ऐसी सूचना आ सकती है कि एक नया पोस्टर आ जाए जिसमें नरेंद्र मोदी और सिर्फ वसुंधरा राजे हो, तो वो चुनाव को और तेजी से नाटकीय बना देगा और ज्यादा चौंकाने वाला और ज्यादा चमत्कारिक बता देगा। क्या इस तरह का कुछ आ सकता है? अब देखिए, बीजेपी के अभियान को देखिए। राजस्थान में तो कन्हैया लाल जिनकी हत्या हुई थी और फिर हमास आ जाता है, इजराइल आ जाता है, हिंदू मुसलमान कुछ करने की कोशिश है, लेकिन राजस्थान जहाँ 9% मुसलमान है और जो बड़ा शांत प्रदेश है, वहाँ पर ये ट्रिगर पॉइंट बनेगा, ये नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी का मतलब भी ट्रिगर पॉइंट बनाने का नहीं है। बीजेपी सिर्फ चाहती है कि ये कन्हैया लाल, हिंदू मुस्लिम करके अपना जो वोट बैंक है उसको सुरक्षित रखा जाए, अपने वोट बैंक में सेंधमारी ना हो। बीजेपी की स्ट्रेटेजी यही है कि अपना वोट बैंक सेफ रखो और अपोजिशन के वोट बैंक में बंटवारा करो। अब अपना वोट बैंक तो सुरक्षित रख लिया है बीजेपी ने, मोटे तौर पर कहा जा रहा है, बल्कि बढ़ ही रहा है उनका थोड़ा सा, जो चुनाव के सर्वे बता रहे हैं। लेकिन दिक्कत की बात बीजेपी के सामने ये है कि 5 साल सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस का वोट बैंक भी बढ़ रहा है, एक। दूसरा, कांग्रेस विरोधी वोटों में कुछ बंटवारा हो रहा है, लेकिन विपक्ष में खेमेबाजी उस रूप में नजर नहीं आ रही है। तो ये 2 चीजें हैं, जो 3 चीजें जो जिनसे बीजेपी को जूझना है। माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल मैनेजमेंट, बूथ का मैनेजमेंट,
ये काम अशोक गहलोत ने भी कुछ कुछ सीखा है, कांग्रेस ने भी कुछ कुछ सीखा है और राजस्थान के चुनाव में कुछ कुछ इम्प्लीमेंट करना भी शुरू किया गया है। बागी 22 हैं बीजेपी के, जिसमें से 10-12 बागी बड़े मजबूत बताए जा रहे हैं। कुछ बागी जानबूझकर खड़े किए गए हैं, जिन किसी को वसुंधरा की तरफ से इशारा किया गया है। जो स्थितियां अगर वसुंधरा के अनुकूल आ जाएं, यानी बीजेपी 95-98 पर अटक जाए, तो ये बागी, जीते हुए बागी काम आ सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं अशोक गहलोत भी अपने बागी वसुंधरा की तरफ भेज सकते हैं अगर वसुंधरा की सरकार बनती दिखे, और कुछ लोग कह रहे हैं कि वसुंधरा अपने कुछ बागी जो जीत जाते हैं उनको अशोक गहलोत खेमे की तरफ जाने का इशारा कर सकती है अगर अशोक गहलोत 2018 जैसी स्थिति में आते हैं। अब जो चुनाव का नतीजा आएगा 3 दिसंबर को वो बताएगा, उसके आधार पर विश्लेषण आगे होगा। लेकिन मोटे तौर पर यहाँ चुनाव इस रूप में फंसा हुआ है। अब आप कहेंगे कि मेरा टेक क्या है? मेरा टेक ये है कि अगले 10 दिन और बचे हैं और चुनाव और ज़्यादा रोचक होगा, और ज़्यादा दिलचस्प होगा, और ज़्यादा नज़दीकी होगा, और ज़्यादा कांटे का होगा, और ज़्यादा बाइपोलर होगा। बाइपोलर से मतलब है कि हो सकता है कि जो अन्य छोटी पार्टियां हैं, जो निर्दलीय हैं, उनको बहुत कम वोट मिले और सीटें भी बहुत कम मिले। ये भी एक संभव एक हो सकता है, ये मेरे हिसाब से। लेकिन आज की तारीख में गहलोत ने जो भी किया हो, नया पोस्टर आ गया हो, सचिन गहलोत साथ साथ सभाएं करें, इसके बावजूद बीजेपी को एक थोड़ा सा हल्का सा एज मैं दूंगा। अब मध्य प्रदेश में आएंगे तो मध्य प्रदेश में मैं कांग्रेस को एज दूंगा, जो राजस्थान के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा होगा। यानी राजस्थान में बीजेपी को मामूली सा एज है, लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस को थोड़ा सा ज्यादा एज है। लेकिन वहाँ अब अगले 2-3 दिन में चुनाव है और बहुत कुछ पलटने वाला नहीं है, और बीजेपी का मुकाबला अकेले कमलनाथ कर रहे हैं, या कमलनाथ के मुकाबले में बीजेपी, शिवराज सिंह, प्रधानमंत्री, संगठन, संघ सब कुछ है, और कमलनाथ बड़ा स्मार्टली चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा मोटे तौर पर कहा जा रहा है। चुनाव के सर्वे भी यही इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। हिंदुत्व वो शर्मिंदगी के साथ, या शर्मिंदगी से माफ कीजिएगा, कि थोड़ा शर्मीले अंदाज में उन्होंने हिंदुत्व को नहीं अपनाया है, पूरी तरह से खुलकर अपनाया है, और खुलकर कह रहे हैं कि मैं सेकुलर हूं लेकिन मैं हिंदू हूं। इसमें क्या दिक्कत है? तो ये प्लैंक में उन्होंने बीजेपी को काउंटर किया है। वहां भी मुसलमान कम है, वहां भी हालांकि कहा जाता है 30-35 सीटों पर उनका असर है, जैसा राजस्थान में भी कहा जाता है 35-40 सीटों पर मुस्लिम वोटों का असर होता है, लेकिन उस रूप में ध्रुवीकरण जैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि कमलनाथ ने, जिनकी आलोचना होती रही कि साहब बजरंगबली की बात कह रहे हैं, गदा थमा दी प्रियंका गांधी को, फिर चुनावी घोषणा पत्र में भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर वो बीजेपी का मुकाबला करते दिख रहे हैं। गारंटियों के मुकाबले में राजस्थान की तरह बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस थोड़ा सा आगे है। बीजेपी कहीं ना कहीं फॉलो करती हुई दिख रही है। इसकी एक वजह यह है कि कांग्रेस ने पहले गारंटियों की घोषणा कर दी, बीजेपी ने बाद में की, और बीजेपी को फिर कांग्रेस से ही कुछ चीज़ें लेनी पड़ी। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, लाडली बहना स्कीम के लिए कहा जा रहा है कि ये गेम चेंजिंग आइडिया हो सकता है। संभव है ये गेम चेंजिंग आइडिया हो, लेकिन जैसा इसको लेकर उभार पहले था वैसा उभार थोड़ा सा कम हुआ है। अब लोग विश्लेषण कर रहे हैं कि 2,70,00,000 महिला वोटर हैं, जिसमें से लाडली बहना स्कीम के तहत 1,35,00,000 महिलाएं आती हैं, यानी 50% ही कवर होती हैं। चंबल ग्वालियर संभाग में महिलाओं ने इसको अपनी प्राइड से, अपनी खुद की प्रतिष्ठा से जोड़ दिया और ये पैसा लेने से इनकार कर दिया। घर घर के अंदर 2 महिलाएं हैं तो एक को लाडली बहना के तहत पैसा मिल रहा है, दूसरे को नहीं मिल रहा है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने धनतेरस के दिन 1,250 रुपये 1,35,00,000 महिलाओं के अकाउंट में डालकर एक फिर जिंदा कर दिया है लाडली बहना स्कीम को। दिमाग में उनको डाल दिया है कि आपको इसी बारे में सोचना है, देखिए इतना पैसा हम दे रहे हैं जो आपको अपने खुद पर इस्तेमाल करना है। तो इस लिहाज से भी बीजेपी तेजी से लौटती हुई दिखती है, लेकिन फिर 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी, फैटीग, चेहरा बदलने की मांग, बदलाव,
खुद बीजेपी आला कमान का शिवराज सिंह चौहान से किनारा करना, हालांकि अब मजबूरी में उनके काम का जिक्र होने लगा है। अमित शाह कह रहे हैं, पहले कहा था कि बीमारू स्टेट से बाहर निकाला, अब कह रहे हैं कि बेमिसाल स्टेट से सबसे अच्छा स्टेट बनाना है, सर्वश्रेष्ठ। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन बीजेपी के लिए अच्छी बात है कि अगर 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी आप 100 के आसपास दिख रहे हैं, अगर सर्वे जो बता रहे हैं वो सही जाते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार किस्म की सम्मानजनक हार होगी अगर ऐसा होता है। और अगर राजस्थान में कांग्रेस 80-85 क्रॉस कर जाती है, तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ भी कांग्रेस की बहुत शानदार सम्मानजनक हार होगी, और इसका असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा, यकीनी तौर पर पड़ेगा, चाहे जो जीते। बिल्कुल साफ है इस बार कहानी, अभी तक जो दिख रहा है कि लोकसभा चुनाव में राजस्थान की 25 की 25 सीटें बीजेपी की झोली में नहीं जाने वाली, और मध्य प्रदेश में 28 या 29 सीटें हैं, 29 में से 29 में से 28 सीटें बीजेपी के पास नहीं जाने वाली। थोड़ा बहुत फेरबदल होगा, और ये दिलचस्प रहेगा कि सांसद जो बीजेपी ने लड़ाए उनका परिणाम क्या निकलता है, और उसके हिसाब से बीजेपी क्या स्ट्रेटेजी तय करती है। तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान का फंसा हुआ चुनाव है और खुला हुआ चुनाव है, जो 2023 के विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ खत्म नहीं होगा। आगे बढ़कर अप्रैल मई में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव तक चलने वाला ये एक चुनाव है। ये भी अपने आप में दिलचस्प है। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मेंबरशिप ड्राइव में जाइए, लेकिन लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, और घंटी जैसी आकृति बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो आपको तत्काल नोटिफिकेशन के जरिए इसकी जानकारी मिल जाए। विद्रोही 7 मेरा ट्विटर हैंडल है, विजय विद्रोही 7 के नाम से इंस्टाग्राम पर हूँ, और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, जहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।